पे आप बोलेंगे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम लोग लाइव हैं सर सैयद काशिफ रजी साहब के साथ। इज़ अ क्वालिटी मैनेजर इन हेड ऑफ क्वालिटी इन थल इंजीनियरिंग। सर अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम आप अस्सलाम। कैसे हैं सर? आप कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन सर, थैंक यू सर सो मच फॉर योर टाइम सर। आपने हमारे लिए एक छोटा सा कीमती वक्त दिया, ठीक है, रिगार्डिंग दी इन दिस करंटाइन टाइम। हमने रिसेंटली अभी सीरीज स्टार्ट की है, करंटाइन सीरीज, ताकि ये कि हमारा जो ये टाइम है वो यूटिलाइज हो सके, मैक्सिमम टाइम जो है हमारा यूटिलाइज हो सके इन लर्निंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसके अंदर फिर आप लोग, आपको भी सर हम लोगों ने इनवाइट किया है रिगार्डिंग। तो सर क्या तो आप इसके हवाले से क्या आपका सर कमेंट है? जी प्लीज रिपीट कीजिएगा। सर आई कुड हियर। ओके सर, मेरा भी रिसेंटली अभी हम लोगों ने करंटाइन सेशन स्टार्ट किए हैं ऑन फेसबुक फॉर लर्निंग एंड डेवलपमेंट। सर मेरी मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही बिल्कुल आ है। रही है। ओके, लर्निंग एंड डेवलपमेंट के हवाले से हम लोगों ने ये सारी चीज़ें सिस्टम एक सेशन स्टार्ट किए हैं। अभी हमारे पास बहुत अच्छे सक्सेसफुल सेशन रहे हैं सर नासिर साहब के साथ, और अभी एक सेकेंडली एक और मेरा फ्रेंड था फ्रॉम एविएशन इंडस्ट्री, उसका भी काफ़ी अच्छा सेशन रहा है। एंड थर्ड सेशन सर आपके साथ हो रहा है। तो व्हाट इज़ योर फीडबैक रिगार्डिंग दिस सर? क्या मतलब किस तरीके से आप कहते हैं कि कैसा सेशन है? आई थिंक ये बहुत अच्छा फोरम है जिसपे लर्निंग और डेवलपमेंट हम सबकी है, और एक तरह की ट्रेनिंग भी होगी, कोचिंग भी है एक तरह की इसके थ्रू, क्योंकि जिस वक्त हम अपने आइडियाज शेयर करेंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, तो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होगी ये चीज़। तो मैं समझता हूँ कि बॉक्स ब्रांड का ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि इन हालात में जहाँ तमाम लोग क्वारंटाइन हुए हैं, उसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लोगों को दे रहा है लर्निंग की। ओके सर, तो अभी सर हम लोगों ने जो हमारा आज का टॉपिक है, जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपसे, बल्कि हम लोग तो सर कम डिस्कशन करेंगे सरोज जी और मैं। जी सर, आपसे सुनना है क्या क्या आपके आपके आपको मतलब कि मतलब आपने बोलना है सर, आपने यूर स्पीकर, क्योंकि बिल्कुल। आपने बताना है कि क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, आपके एक्सपीरियंस शेयर करना है आपका कि क्या सर कहाँ से स्टार्ट हुआ था एंड ऑल दैट समथिंग लाइक दैट। सर स्टार्ट विद सर, मैं शॉर्ट शॉर्ट एक आपका करियर के हवाले से डिस्कस करूंगा कि क्या रहा क्वालिटी के अंदर आपका एंड ऑल दैट। सही सही। तो shall I introduce myself and my career? मेरा नाम सैयद काशिफ रिजवी है। क्वालिटी प्रोफेशनल हूँ मैं। तकरीबन 25 ईयर्स हो गए इस फील्ड के अंदर थ्रू आउट क्वालिटी में काम करते हुए। करंटली मैं हेड ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस हूँ थल इंजीनियरिंग में। इसके दो सेक्शन हैं हमारे, थर्मल सिस्टम बिजनेस और इलेक्ट्रिकल सिस्टम बिजनेस, दोनों की क्वालिटी को मैं हेड कर रहा हूँ। प्रोडक्ट में हमारी वायरिंग हार्नेस और एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स वगैरह हैं, इंजन कंपोनेंट्स हैं। क्वालिटी के हवाले से जो है, बेसिकली क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट को मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ बहुत इंटरेक्शन आपकी बहुत ज़्यादा होती है इस डिपार्टमेंट में, जिसमें कि आप वेंडर्स से कंटिन्यूस कनेक्टिविटी में रहते हैं, आप ओईएम्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। इसके अलावा आप फ्लोर पे प्रोडक्शन में काम हो रहा होता है, उसके प्रोडक्ट प्रोसेस ऑडिट्स और सिस्टम ऑडिट्स को देख रहे होते हैं। तो स्कोप बहुत बड़ा होता है क्वालिटी एश्योरेंस का। तो अगर हम बात करते हैं प्रोडक्ट के हवाले से, तो प्रोडक्ट्स भी बड़े डिफरेंट टाइप की होती हैं, लेकिन क्वालिटी सिस्टम्स उमूमन सेम ही होते हैं। जिस वक्त हम बात करते हैं किसी भी क्वालिटी सिस्टम की, तो हम उसको दो हिस्सों में बांटते हैं, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस बेसिकली ऑडिट बेस्ड सिस्टम होता है। इसकी मिसाल मैं इस तरह से दे सकता हूँ कि एक न्यू बॉर्न बेबी जो बिल्कुल डिपेंडेबल होती है अपने पेरेंट्स के ऊपर, तो सिस्टम को जो है एक तरह से क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम कह सकते हैं, क्योंकि हम मुस्तकिल उसकी निगरानी करते हैं। हम देखते हैं उस बच्चे को क्या ज़रूरत है, वो क्या चाहता है, और हम उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे होते हैं वक्तन फवक्तन। वही बच्चा कुछ अर्से बाद जब थोड़ा सा बड़ा होता है, तो वो एक क्वालिटी एश्योरेंस के फेज में चला जाता है। 10-12 साल का बच्चा कि जो अपने कपड़े खुद बदल सकता है, अपने आप को खुद मेकअप करता है, खुद ये जज करता है कि यार मैं कितना बेहतर हूँ, मैं कैसा नजर आता हूँ। तो सिस्टम भी बिल्कुल इसी तरह काम करते हैं। क्वालिटी एश्योरेंस बेसिकली सक्सेसिव चेक सिस्टम है, और प्रोसेस को अश्योर करता है। ये हर प्रोसेस अपने पिछले प्रोसेस को अश्योर कर रहा होता है। ऑडिट बेस्ड सिस्टम होता है। इसके अंदर फिर होता ये है कि
जो भी हमारा प्रोसेस होता है वो बेसिकली हमें सपोर्ट कर रहा होता है कि कहाँ हम इम्प्रूव कर रहे हैं, कहाँ पे हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं, नेक्स्ट प्रोसेस को जो हम प्रोडक्ट देंगे या सर्विसेज देंगे वो हम कहीं कोई डिफेक्टिव चीज तो अगले प्रोसेस को नहीं दे रहा है, तो क्वालिटी एश्योरेंस खुद इन चीजों को रोक रहा होता है। अगर हम डिफरेंट स्टेजेस पे बात करें, कुछ प्रोसेस इंडस्ट्रीज होती हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे कहीं पे कोई पार्ट्स बन रहे हैं, कहीं पे जो है कंटिन्यूस प्रोसेस चल रहा है, जैसे शुगर इंडस्ट्री हो गई और इस तरह के राइस प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हो गई। तो हर जगह का क्वालिटी सिस्टम के जो प्रोसीजर डिफरेंट होते हैं, लेकिन अगर हम उसकी बेसिक्स को देखें तो वो ऑलमोस्ट सेम होती हैं। जैसे कि क्वालिटी में एक माइंड सेट बेसिकली सबसे पहले तो चाहिए होता है। क्वालिटी डिपार्टमेंट में अगर आप काम करना चाहते हैं, अगर आप एज अ क्वालिटी कंट्रोल कुछ आउटपुट देना चाहते हैं, यू कैन हियर मी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, बिल्कुल आ रही है। बिल्कुल आ रही है सर, बोलते रहिए। ओके, तो डिफरेंट स्कोप होता है इसका, लेकिन अगर हम टूल्स की बात करें, अगर हम प्रोसीजर्स की और मेथड्स की बात करें तो वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। क्योंकि क्वालिटी में जिस वक्त हम देख रहे होते हैं, आज दुनिया ने जितनी भी तरक्की की इसके पीछे क्वालिटी ही है जो है। क्योंकि आप जापान की अगर देखते हैं 1943 के बाद उस पर एटॉमिक अटैक हुआ, उसके बाद से जो है इस दौरान और जितने भी क्वालिटी गुरुज थे ये जापान में जमा हुए और फिर इन लोगों ने क्वालिटी पे काम करना शुरू किया। तो बेसिक चीज क्या है इसमें कि स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व होना शुरू हुई इसके अंदर, जिसमें कुछ टूल्स इमर्ज हुए, उन टूल्स के जरिए से एक्चुअल डाटा आना शुरू हुआ। क्योंकि जब तक आपके पास डाटा नहीं होगा ना कोई, आप किसी भी प्रोडक्ट प्रोसेस को मेजर नहीं कर सकते, उसको गेज नहीं कर सकते, उसकी खराबी का अंदाजा नहीं कर सकते, या वो कितना परसेंट सही है, कुछ आप कुछ कर नहीं सकते। जस्ट आपको ये नजर आ रहा होगा कि यार प्रोडक्ट बन रही है और जा रही है, लेकिन उसमें इंप्रूवमेंट क्या है, इंप्रूवमेंट का फैक्टर आपको नजर इस वक्त आएगा जिस वक्त स्टैटिस्टिक्स में इन्वॉल्व होगी और क्वालिटी टूल्स इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। क्वालिटी टूल्स में जिस तरह से जापानीज ने अपने 7 बेसिक टूल्स की बात की है कि यार वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। पेरेटो हो गया, बार चार्ट हो गए, ग्राफ्स हो गए, चेक शीट्स हो गई, फिशबोन डायग्राम्स हो गए, ये सब बज़ाहिर तो बड़े सिंपल से टूल हैं, लेकिन इनमें डेप्थ बहुत है। अगर हम एक सिंपल टूल को ले लें जो कि ब्रेनस्टॉर्मिंग का टूल है आपका, फिशबोन डायग्राम, जिससे वो इशिकावा डायग्राम भी कहते हैं। बेसिकली है क्या ये टूल? ये टूल अगर देखा जाए जब ब्रेन स्टॉर्मिंग है कि कोई भी प्रॉब्लम आपने ली और एक ग्रुप ऑफ पीपल्स को उस पर जमा किया और उस पर उनके आइडियाज लेना शुरू किए। जस्ट ये आपको गाइडलाइन ये देता है कि आपने एरियाज को महसूस करना है इसमें, जैसे कि मैन, मशीन, मेथड, मटेरियल, ये 4 एरियाज होंगे जिससे कि आप लोगों की राय लेंगे हर पॉइंट के ऊपर। जब आप उस पर लोगों की राय ले रहे होंगे तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो कि आपको लग रहा होगा कि यार ये बड़ी स्टूपिड सी चीज है, लेकिन एक्चुअली बाज़ औक़ात वही चीजें होती हैं कि जो की पॉइंट बन जाती हैं किसी प्रॉब्लम का। यानी कि जिसे हम रियल रूट कॉज कह सकते हैं कि एक तो होता है रूट कॉज के किसी चीज की क्या वजह हो सकती है, लेकिन एक रियल रूट कॉज होता है। रियल रूट कॉज क्या है कि हम वाई 5y के थ्रू ड्रिल करते हुए उस पॉइंट तक पहुंचते हैं। क्योंकि अगर नॉर्मली आम हालात में लोग क्या करते हैं कि यार कोई प्रॉब्लम आती है और फौरन ही उसका सोल्यूशन दे देते हैं और कंक्लूजन पे जंप कर जाते हैं। कि क्वालिटी में जो है ना, ये चीज समझिए एक तरह की उसकी मौत हो गई उस एनालिसिस की। अगर आप फौरन कंक्लूजन पे जंप कर जाते हैं किसी भी प्रोसेस के अंदर कि यार एक प्रॉब्लम आई और आपने कहा इसकी ये वजह हो सकती है और आपने एक्शन ले लिया उस पर, तो मे बी वो एक्शन वक्ती तौर पे तो शायद आपको कुछ सपोर्ट दे जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आपका बहुत बड़ा नुकसान करा देंगे क्योंकि आपने उस पर एनालिसिस कोई नहीं किया। इसीलिए फिशबोन डायग्राम की मैंने मिसाल दी कि अगर हम फिशबोन डायग्राम करने बैठते हैं किसी प्रॉब्लम के ऊपर तो क्रॉस फंक्शनल टीम जरूरी है इसके लिए कि क्रॉस फंक्शनल टीम हो जिसमें फ्लोर के लोग भी शामिल हैं, जो रियल इन्वॉल्व हैं उस प्रॉब्लम के साथ, वो लोग हों, लाइन के लोग हों, कुछ उनके मैनेजर हों और बैठ के अपने आइडियाज दें कि यार क्या वजूहत हो सकती हैं। एक ही वेरिएबल को अच्छी तरह से डिटेल में डिस्कस किया जाए जिसमें मैन, मशीन, मैथड, मटेरियल चारों हो गए। तो जिस वक्त आप डिटेल में स्टडी करेंगे और सबके आइडियाज उसमें इन हो जाएंगे तो आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव शीट आपके सामने होगी जिसमें अच्छी खासी तादाद में आपको ऐसे पॉइंट्स नजर आएंगे जो कि पोटेंशियल रूट कॉज हो सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम के। अब हमने ये सब तो गैदर कर लिया, अब इस गैदर करने का इसका करें क्या? फिशबोन चार्ट यहाँ पे खत्म नहीं होता कि हमने सबकी राय ले ली और उससे एक कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया। अब आपको उन तमाम आरा के ऊपर डिस्कशन भी करनी है, एक एक पॉइंट को लेके आप डिस्कस करेंगे उसके ऊपर
और डिस्कस करने का ये देखेंगे कि ये पॉइंट रिलेटेड किससे है, क्या ये पॉइंट कंट्रोलेबल है, क्या ये एसओपी है, या ये नॉइज है। अब कंट्रोलेबल पॉइंट्स क्या होते हैं? कंट्रोलेबल पॉइंट्स वो हैं जो सिंपल वर्क इंस्ट्रक्शंस वगैरह होती हैं कि जिसमें ऑपरेटर माइनर मिस्टेक्स करते हैं या ओवरलुक करते हैं प्रोसेस को, तो उसमें होता ही ये है कि उनको ट्रेन किया जाता है और दोबारा से ले लिया जाता है और रिट्रेन करके प्रोसेस को बेहतर बनाया जाता है। दूसरा आता है एसओपी, यानी कि उस प्रोसेस को अच्छी तरह देखा नहीं गया, उसका कोई एसओपी नहीं था, जिस वक्त हम उसको स्टडी कर रहे थे तो उस दौरान वो ओवरलुक हो गया इंजीनियर से, उसको फिर एसओपी में के थ्रू कंट्रोल किया जाता है चीज़ों को। तीसरा आता है नॉइज। नॉइज बेसिकली क्या है, जिस तरह से हमारे असाइनेबल कॉजेज होते हैं किसी भी प्रॉब्लम में, जैसे कि मिसाल के तौर पे मशीन है, एक वो एक काम कर रही है, एक मखसूस स्पेसिफिकेशन पे किसी प्रोडक्ट को बना रही है और उसी दौरान अचानक स्पेसिफिकेशन आउट हो जाती है और प्रोडक्ट जो है डिफेक्टिव रेंज में चली जाती है, फिर थोड़ी देर बाद वापस अपने उसमें एक्चुअल मीन्स के क्लोज हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कुछ ऐसा हुआ था बीच में जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई, आई और चले गई, जैसे असाइनेबल कॉजेज कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर किसी प्रेस प्रोसेस के दौरान कोई स्ट्रिप किसी पार्ट के नीचे आ गई जिसने कि उसकी स्पेसिफिकेशन को डिस्टर्ब कर दिया, तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो फ्री बॉर्न डायग्राम आपको क्या दे रहा है, वो एक आइडिया दे रहा है आपको, क्या एक्चुअली हुआ क्या है। अच्छा, इसका फायदा क्या है, इसमें एक टूल में ऑनरशिप है, जितने भी लोग उस प्रोसेस से इन्वॉल्व होते हैं। अगर हम एक ट्रेडिशनल अप्रोच देखें आम इंडस्ट्री की, तो होता ये है कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो जो इंडस्ट्री का कोई सबसे जीनियस या सबसे बड़ा आदमी होता है या जिसकी ज्यादा राय ली जा रही होती है, उससे पूछा जाता है यार मसला क्या है, वो एक दो राय देता है और कहता है यार इसको ऐसा कर लो तो ये सही हो जाएगा, और वो चीजें सही हो जाती हैं उसके कहने के मुताबिक। तो उससे हुआ क्या कि ऑनरशिप जो थी उन लोगों से निकल के उस एक आदमी की तरफ चले गई, नंबर एक। दूसरा ये कि वो सिर्फ एक ब्रेन था जिसने फैसला कर दिया किसी चीज के ऊपर। जिस वक्त आप डिस्कशन करते हैं तो डिस्कशन से बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि जो जिन पहलुओं पे आप नहीं जा रहे होते, तो वो भी रोशन होने शुरू हो जाते हैं आपके पास, वो आपको नजर आते हैं, जिसपे आप सोचते हैं यार ये भी हो सकता है। तो बहुत सारे दिमाग जब मिलके किसी चीज के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो उसकी आउटपुट डेफिनेटली बहुत अच्छी होती है। और इसीलिए कहा जाता है कि मशवरा लिया जाए, दीन में भी इस चीज की अहमियत दी गई है, मशवरा नहीं लोगों से। तो ये भी बिल्कुल जापानीज ने उसी फिलोसफी को लेते हुए इस टूल को डिजाइन किया कि आप मशवरा नहीं लोगों के, जब बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, उनका मशवरा होगा, तो खुद ब खुद एक अच्छी राय सामने आएगी और उससे आप रियल रूट कॉज की तरफ चले जाएंगे। इससे होगा क्या कि जिन लोगों ने मशवरा दिया होगा उनमें एक ऑनरशिप का जज्बा पैदा होगा, एक मोटिवेशन उनको ये मिलेगी कि यार देखो हमारी राय को अहमियत दी गई, प्रॉब्लम आई तो हमें एज अ टीम लिया और हमारी राय को अहमियत देके हमारी बात को आगे बढ़ाया गया। तो यानी कि अब हम इस काबिल हो गए कि हम लोगों को मशवरा दे सकते हैं, हमारी राय की कोई अहमियत है। तो वो एक आम वर्कर जो फ्लोर पे खड़े होकर मशीन पे काम कर रहा था, अब वो सिर्फ वर्कर नहीं रहा, वो एक ऑनर हो गया। अब आइंदा से वो कोई भी चीज होगी तो फौरन ऑनबोर्ड लेगा अपने लोगों को, वो हर चीज को शेयर करेगा अपने सुपरवाइजर से, उसको बताएगा कि यार ये चीज मुझे नजर आई थी, इसमें प्रॉब्लम हुई है, इसको बैठे और इसको हल करें मसले को। तो इससे होगा क्या, सबसे पहला इम्पैक्ट तो ये आएगा कि जो आपकी रिजेक्शन रेट जो बहुत बड़ा होता है वो कम होना शुरू होगा। जब रिजेक्शन रेट कम होगा तो डेफिनेटली प्रॉफिटेबिलिटी आपकी बढ़ेगी। इसकी मिसाल बिल्कुल इसी तरह से है कि अगर मैं ये कहूँ कि एक प्रोडक्ट 100 रुपए की सेल होती है मार्केट के अंदर, तो उसमें ये मिसाल के तौर पर 50 रुपीज का उसका मटेरियल है उस प्रोडक्ट का, 10 रुपीज उसके ओवरहेड्स के आ गए, 10 रुपीज लेबर के आ गए और 30 रुपीज जो है वो प्रॉफिट था। सही है। अब अगर उस प्रोडक्ट में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो उसकी सेलिंग जो वो है प्राइस वो तो 100 ही रहेगी, लेकिन अगर वो ज्यादा डिफेक्ट के साथ प्रोड्यूस की जाएगी तो हो सकता है कि जो प्रोडक्ट आपको 70 रुपीज की पड़ रही है वो 80 या 85 की पड़ रही हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। जब प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस होगा तो अल्टीमेटली उसका इम्पैक्ट सीधा सीधा लेबर के उस पे इंसेंटिव्स पे जाएगा, डेफिनेटली उन्हें कम मिलेगा उसी लिहाज से। तो अगर आप देखें ना एक तरह की चेन बन रही है ये, कि जिस तरह से वर्कर चीजों को इम्प्रूव करने की कोशिश करेगा और जो आपका एडिशनल कॉस्ट रिवर और स्क्रैप पे जा रही है अगर वो कम होना शुरू होगी तो डेफिनेटली उसका फायदा पास ऑन होगा वर्कर को। इसी वजह से जापानीज ने इस चीज को देखते हुए जो ये काइजन का एक सिस्टम शुरू किया। यार काइजन है क्या, सजेशन दें, क्रिएटिव सजेशन दें, चीजों को इम्प्रूव करें। उस पर उन्होंने इंसेंटिव्स रखे कि यार जो भी लेबर काइजन देगी, जो वर्कर काइजन देगा, आप उसको कुछ पैसे दें, जिससे होगा ये कि वो भी खुश होगा, वो ओनरशिप भी लेगा और कंपनी भी और प्रोडक्ट
इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएगी। तो ये तो एक सिंपल टूल था बिल्कुल, जिसको क्या हम कह सकते हैं कि यार एक लेबर के साथ बिल्कुल क्लियर साथ उनको मिलाएं और उनकी ऑनरशिप और मोटिवेशन बढ़ाएं। इसी तरह से दूसरे टूल्स को अगर हम देखते हैं तो जैसे मैंने स्टार्ट में बात की कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डाटा गैदरिंग। वो कैसे किया जाए, हमें पता कैसे चलेगा कि अगर हम 100 पीस बनाते हैं तो उनमें से कितने पीस खराब हो जाते हैं। अगर मैं 100 पीस एक बनाता हूँ, उनमें से 30 पीसेस खराब हो जाते हैं। अब वो 30 पीसेस खराब होने की वजूहत क्या है? क्या 30 पीसेस किसी एक प्रॉब्लम की वजह से खराब हो रहा है, या उसमें कई प्रॉब्लम है जिनका कंट्रीब्यूशन है उन 30 पीसेस में खराब करने में? तो उसके लिए फिर आपको चेक शीट चाहिए होगी। क्या आप एक चेक शीट लेंगे और उस पर जब डाटा लेना शुरू करेंगे कि यार अगर मैं एक शीट मेटल के पार्ट को देखता हूँ और प्रेस पार्ट है और 100 मैंने बनाया और उसमें जो है 70 ओके होगा और 30 खराब होगा, डिफेक्टिव होगा। उन 30 को जब मैं डिवाइड करूंगा कि नेचर ऑफ डिफेक्ट क्या था उसमें, कुछ डेंट की वजह से खराब हुए, कुछ जो है बैंड हो गए, कुछ में कुछ और प्रॉब्लम हुई, कुछ में होल हो गए। तो मेरे पास एक डाटा आ गया कि यार ये 30 पीसेस जो खराब थे इनमें कुछ डेंट वाले थे, कुछ होल वाले थे, कुछ अपीयरेंस के थे, कुछ डिफॉर्म हो गए थे। तो होगा क्या कि फिर मैं देखूंगा सबसे ज्यादा कौन सी प्रॉब्लम है इसके अंदर। मिसाल के तौर पर मुझे ऐसा नजर आता है उस 30 साइड प्रॉब्लम्स के अंदर कि यार इसमें 15 ऐसे हैं जिनमें डेंट आ गया है। तो मुझे एक गाइडलाइन मिल गई कि यार ये 15 पीसेस ऐसे हैं कि डेंट वाले कि अगर मैं सिर्फ डेंट के ऊपर काम कर लूं तो 100% प्रॉब्लम में 50% प्रॉब्लम मेरी रिड्यूस हो जाएगी। ये मैं कैसे करूंगा? ये मैं करूंगा परेटो के थ्रू। डेफिनेटली चेक शीट मेरे पास आ गई तो मैं उसके थ्रू बनाऊंगा पेरेटो चार्ट, जो कि प्रायोरिटी दिखा रहा होगा कि 100% डिफेक्ट में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किस डिफेक्ट की है मेरे पास। तो जब मैं उस डिफेक्ट को देखूंगा और तो उसको परेटो में डालूंगा तो नजर आने लगेगा यार टोटल 30 डिफेक्ट थे जो कि 100% थे, उनमें से 15 डिफेक्ट ऐसे थे डेंट के थे। तो अब मुझे पाथवे मिल गया कि यार अब मुझे सिर्फ डेंट्स वाले पीसेस पे काम करना है, नंबर 1। जिस वक्त मैं उस डेंट वाले पीस पे काम करके उस डेंट को रिमूव कर दूंगा तो इसका मतलब ये हुआ कि अब अगले 100 जब मैं बनाऊंगा तो अब वो 70 नहीं होंगे, वो 85 हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिमेनिंग 15 बचे मेरे पास उनमें किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, तो 1 बाय 1 करके मैं सबको किल करूंगा। तो मैं करूंगा क्या, अपने रिजेक्शन को रिड्यूस कर लूंगा इस तरह से। तो चेक शीट ने और पेरेटो ने मुझे इस तरह सपोर्ट दे दी। ठीक है, अब यहां तक तो मैं पहुंच गया। अब मैं ये किस तरह से इंश्योर करूं कि यार आगे जो भी मैं काम करूंगा वो बिल्कुल सही होगा मेरा, ये मैं कैसे करूं? तो मुझे कोई ऐसी रिफ्लेक्शन चाहिए, कोई ऐसा प्रोटेक्शन के लिए टूल चाहिए जो कि मुझे ये बता दे कि यार अगर मैं इस ट्रेंड पे चलता रहा तो आगे सही चलूंगा या कुछ टाइम जाके बाद जाके खराब हो जाऊंगा। तो वहां पे फिर मैं लूंगा कंट्रोल चार्ट्स की मदद। कंट्रोल चार्ट्स में मैं लिमिट बनाऊंगा कि मेरा मीन ये है, मेरी अपर लिमिट ये है, लोअर लिमिट ये है। जब मैं उसकी कंट्रोल चार्ट लगा दूंगा उस प्रोसेस के ऊपर, तो अब मैंने जब बनाना शुरू किया तो हर 10 या 20 पीसेस के बाद 5 पीसेस मैं उसमें से लूंगा और उनकी डायमेंशन चेक करके या जो भी उसमें अपीयरेंस की प्रॉब्लम होंगी वो देखूंगा कितनी निकली और उसको कंट्रोल चार्ट में पुट कर दूंगा। तो कुछ देर बाद जब 100-200 पीसेस आएंगे तो मेरे पास एक चार्ट ऐसा नजर आने लगेगा जिसमें एक रिफ्लेक्शन नजर आने लगेगी कि मेरा ट्रेंड कहाँ जा रहा है, यानी कि क्या मैं कंट्रोल लिमिट्स में काम कर रहा हूँ या मैं उस लिमिट से बाहर निकल गया। इसकी एक मिसाल अक्सर मैं देता हूँ अपनी ट्रेनिंग्स में कि यार जैसे कि जहाज में जब हम सफर करते हैं तो जिस वक्त जहाज लैंडिंग करता है तो उसका टारगेट क्या होता है कि उसने रनवे पे बिल्कुल मीन में रखना है जहाज को। रनवे तो चौड़ा होता है अच्छा खासा, लेकिन उसने लैंडिंग मीन पे कराना होती है हमेशा। क्या आप किसी ऐसे पायलट के साथ बैठना पसंद करेंगे जो कि हमेशा कभी लेफ्ट पे जहाज को लैंड कराता हो या कभी राइट पे कराता हो? कभी भी नहीं करेंगे। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो रिस्क पे है। क्योंकि लेफ्ट पे रहते हुए अगर वो 10 बार जहाज को लैंड करा रहा है तो मे बी एक बार जहाज हो सकता है रनवे से उतर जाए, हादसा हो सकता है। तो यही हमारा प्रोसेस भी होता है कि जिस वक्त हम कंट्रोल चार्ट उसके ऊपर लगा देते हैं तो हम ये देखते हैं मीन से कितना क्लोज है हमारा प्रोसेस। जैसे ही प्रोसेस हमारा कंट्रोल चार्ट की जो हम लिमिट्स बनाते हैं 3 लेयर ABCG, तो जैसे ही हमारा ए लेयर से क्रॉस करके बी लेयर में आता है प्रोसेस, तो फौरन हम अपने प्रोसेस की तरफ जाते हैं, उसको सही करके मीन से दोबारा क्लोज कर लेते हैं। तो उससे होता क्या है कि हमारी जो एक्सपेक्टेड रिजेक्शन या रिवर्किंग होने वाली होती है वो रुक जाती है उससे। इसकी एक मिसाल ये भी हो सकती है कि मिसाल के तौर पर आप अपने बच्चों को लेके कहीं समंदर पे जाते हैं, हॉक्स बे वगैरह पे, आप साहिल पे कोने पे बैठा हुए दूर और बच्चों को आपने छोड़ दिया खेलने के लिए। अब आपने बच्चों पर नजर रखी हुई, अपनी एक मिसाल दे रहा हूं मैं, और बच्चा जो है पानी के करीब जा रहा है
आप भी सुकून से बैठा है बिल्कुल। उसी दौरान आपने देखा कि बच्चा पानी में उस जगह चला गया जहाँ उसके पैर थोड़े से भीगना शुरू हो गए, आप सुकून से बैठे रहेंगे। फिर आप देखेंगे बच्चा थोड़ा और आगे गया और पानी उसके घुटनों तक आ गया है, तो आप क्या करेंगे? अब आप बैठेंगे नहीं, आप थोड़े से खड़े हो जाएंगे, यार ये आगे जा रहा है। बच्चा थोड़ा सा और आगे चला गया और अब पानी उसके पेट तक आ गया, अब आप दौड़ लगा देंगे उसको पकड़ने के लिए, क्योंकि आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि इससे आगे गया तो बच्चा डूब जाएगा। तो यही कंडीशन हमारे प्रोसेस की भी हो रही है। तो इस वक्त कंट्रोल चार्ट्स में हम डॉट को प्लॉट कर रहे होते हैं हर थोड़ी थोड़ी देर बाद, तो हमें ये अंदाजा हो रहा होता है कि हमारा ये बच्चा पानी में कितने अंदर तक जा रहा है। जैसे हम देखते हैं कि ये हमारी पहली पहली लेयर को क्रॉस कर गया है, हम फौरन खड़े हो जाते हैं, हम प्रोसेस की तरफ जाते हैं कि इसको वापस पीछे लेके आओ, ऐसा ना हो ये डूब जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 7QC टूल्स में कंट्रोल चार्ट्स एक ऐसा रिफ्लेक्शन का टूल है कि अगर हम इसको यूज कर लें तो जो अनएक्सपेक्टेड रिजेक्शन और रिवर्क्स हैं हम उनको रोक सकते हैं। अरे ये तमाम फिलॉसफी जो है ये जापानीज मेथोडोलॉजी है, तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर ये सिर्फ ऑटोमोटिव में तो फॉलो होती है बड़ी स्ट्रिक्टली एज अ बाइबल, लेकिन अगर हम दूसरी इंडस्ट्रीज में कहीं चले जाते हैं तो वहां ये चीजें हमें नहीं मिलती, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट भी बढ़ी हुई होती है। क्यों बढ़ी होती है? क्योंकि हमारा रिजेक्शन और रिवर्क रेट बहुत ज्यादा होता है उन प्रोडक्ट्स पे, तो वो टूल्स तो यूज कर नहीं रहे होते इस तरह के, तो वो करते क्या है कि जितनी उनके रिजेक्शन और रिवर्क्स आते हैं वो सारा का सारा कंज्यूमर पे डाल देते हैं उठा के। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप कोई और प्रोडक्ट ले लें ऑटोमोटिव के अलावा, तो प्लास्टिक की इतनी मुख्तलिफ किस्म की चीजें हमारे यहाँ बन रही होती हैं, सर पाइप्स हो गए, टेक्सटाइल हो गए, टेक्सटाइल ले सकते हैं। टेक्सटाइल का बहुत बड़ा एक स्कोप बिल्कुल है कि टेक्सटाइल ले सकते हैं आप, बिल्कुल। तो ये तमाम चीजें क्या है कि हमारी इंडस्ट्री जो है अनफॉर्चुनेटली फोकस नहीं कर रहा है इन चीजों को, बजाय उन्हें ये चीजें जो है यूजलेस नजर आ रही हैं, किसी टूल से क्या फायदा होगा, फजूल में टाइम जाया हो रहा है, हम इस पे लोगों को लगा दें, हासिल तो कुछ हो नहीं रहा। लेकिन अगर आप इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देखें तो आपको ये नजर आएगा कि यार अगर अभी थोड़ी सी आप मेहनत करेंगे स्टार्ट में, आगे जाके ये आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, रिजेक्शन और रिवर्स को कम करेगा। अच्छा, इसका एक और फायदा क्या होगा कि हम लोग जो है देखते क्या क्या पाकिस्तान की प्रोडक्ट बनी हुई है ना, तो इसका मतलब ये यार ये सही नहीं होगी, हम क्यों भागते हैं जापान की प्रोडक्ट की तरफ या बाहर की? क्योंकि हमें ये पता है कि यार इसकी क्वालिटी अच्छी है। पाकिस्तानी प्रोडक्ट की क्वालिटी पे हम लोग क्यों डाउटफुल रहते हैं? हम कहते हैं यार एक तो पैसे भी ज्यादा देने पड़ते हैं और प्रोडक्ट भी सही नहीं बनाते ये लोग। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ सिंपल कि यार इंडस्ट्री जो है वो जस्ट गार्बेज इन और गार्बेज आउट पे काम कर रही है। जो हम गार्बेज इन कर रहे हैं वही गार्बेज आउट होता है, तो इसलिए प्रोडक्ट की जो आपके रेट भी बढ़ते चले जा रहे हैं मुस्तकिल, और जो है वही सर क्वालिटी भी डाउन होती चली। बिल्कुल सर, एक्चुअली कह सकते हैं कि वैल्यू एडिशन नहीं है। लेकिन बिल्कुल सही है, अनफॉर्चुनेटली सर एक मजे की बात बताऊं, जैसे कि हम लोग बॉक्स ब्रांड अभी रिसेंटली काम कर रहा है डिफरेंट इंडस्ट्रीज और डिफरेंट सेक्टर्स के साथ। तो अभी रिसेंटली वी आर ऑल्सो वर्किंग विद, क्योंकि अभी एक बहुत बड़ा स्लम्प आया है। अभी रिसेंटली मेरी जैसे नासिर साहब से भी बात हुई रिगार्डिंग द क्वालिटी में कि हमें दूसरे सेक्टर में क्या है। तो अभी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया हुआ है जिसे कोरोना वायरस कहा जाता है, क्योंकि हर चीज़ ओवरऑल बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हुई है इस चीज़ से। अगर मैं कल जिससे बात करता हूँ, मतलब कल जिससे मेरी बात हो रही थी रिलेटेड टू एविएशन इंडस्ट्री थी, तो उन्होंने भी कहा कि एविएशन के अंदर जो 3 बड़ी एयरलाइंस हैं, जाके यू कैन से एमिरेट्स एयरलाइन है, कतर एयरवेज है और लुफ्थांसा है, तीनों एयरलाइन ने डाउन साइजिंग स्टार्ट कर दी है और अच्छी खासी डाउन साइजिंग हो रही है। तो दे विल मेंटेन आफ्टर, मतलब 5 से 6 साल लगेंगे टूरिज्म और एविएशन इंडस्ट्री को सस्टेन होने में। अच्छा सर, सेकेंडली ये है कि अब जैसे मेरी नासिर साहब से बात हुई रिगार्डिंग दिस कि अगर हम इस कोरोना के ऊपर थोड़ी सी रूट कॉज और करेक्टिव रूट कॉज के बारे में डिस्कस करें, तो हमें पास अभी रिसेंटली कोई रॉ डेटा मिला नहीं। मेरी आवाज़ आ रही है सर? जी जी, आ रही है, हाँ, ओके। तो रॉ डेटा मिला नहीं, क्योंकि मैं भी बीच में भी इसके ऊपर रिसर्च काफ़ी ज़्यादा करना शुरू कर दिया था कोरोना वायरस के ऊपर, कि हम लोग क्यूसी टूल इम्प्लीमेंट कर रहे थे, मतलब क्यूसी टूल के ज़रिए निकाल रहे थे। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी भी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करनी है तो आपसे फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू यूज़ कैम्बा टूल, कि आप अपनी उस जगह पे जाएं, गेंची करें और जाके देखें कि एक्चुअली प्रॉब्लम आई का है, रूट कॉज क्या हुआ है, सारी चीज़ें ठीक है। तो बहरहाल ये एक तो लमसम था कि मतलब नासिर साहब से बात हो रही थी कि सर जैसे आपने बोला कि रॉ डेटा हमारे पास अगर नहीं है तो हमारी स्टडीज जो है वो बिल्कुल भी फेलियर की तरफ जा सकती है, या स्टडीज हो ही नहीं सकती क्वालिटी से रिलेटेड। तो अच्छा सर, सेकेंडली ये है कि मैं रिलेटेड टू बाकी इंडस्ट्रीज की बात करता हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि मैं किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर की बात कर रहा हूँ। मैं अगर जो एक्सपोर्ट कर रही हैं मोस्टली कंपनी जो भी रिलेटेड टू प्लास्टिक है, पैकेजिंग है, टेक्सटाइल है, ऑटोमोटिव, वट
तो जितनी भी अच्छा ऑटोमोटिव में तो जैसे आपने सर बताया कि बाइबल है, बिल्कुल है कि थोड़ी सी भी वेरिएशन नहीं है, हम लोग टॉलरेंस जिसे कहा जाता है, बिल्कुल भी टॉलरेंस नहीं है, बिल्कुल हम पीक पे चल रहे होते हैं, ठीक है। लाइक सिक्स सिग्मा हम लोग ने इम्प्लीमेंट किया, लीन के ऊपर काम कर रहे हैं, हमारी जो कंट्रोल लिमिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा वेरी करती हैं, बहुत ज़्यादा हम लोग कांस्टेंट होते हैं। अब रिलेटेड टू जैसे आपने कहा कि जो बाकी सेक्टर हैं वो मतलब गार्बेज का जो आपने एग्जांपल दिया, तो यही है एक्चुअली। अब उधर से भी क्या है कि अभी एक बड़ा सेक्टर था पाकिस्तान का, उधर से भी एक उनकी आई है कि जैसे मैंने से आपसे बताया, अभी आपसे थोड़े दिन पहले भी कन्वर्सेशन हो रही थी रिगार्डिंग दिस, तो उस हवाले से ही बताया कि एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है क्योंकि कस्टमर की तरफ से इम्प्लीमेंट हो रहा है, भाई तुम लोगों ने सिक्स सिग्मा इम्प्लीमेंट करना है, या तुम लोगों ने क्यूसी टूल इम्प्लीमेंट करना है, या तुमने इम्प्रूवमेंट करनी है। मतलब एक सर बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, या बहुत बड़ा एक यू कैन से दैट कि बहुत बड़ा एक वो लूप होल है पाकिस्तान के अंदर, या गैप है यू कैन से कि मतलब लोग खुद से जो है इम्प्रूवमेंट की तरफ नहीं जाए, इंडस्ट्रीज जो है खुद से जो इम्प्रूवमेंट की तरफ नहीं जा रही, उनके ऊपर लाद दिया जाता है कि भाई यार कस्टमर की तरफ से कि यार तुमने इम्प्रूव करना है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर जैसे अच्छा, आपने इसमें सर सर एक बताया, चीज मैं ऐड करूंगा कि बेसिकली जितनी भी सिस्टम्स की इम्प्लीमेंटेशन होती है और खास तौर पे सिक्स सिग्मा और इसके हवाले से, तो इसमें टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट बहुत जरूरी है। अगर हम अदर इंडस्ट्रीज को देखें अदर देन ऑटो, तो टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट इतनी ज्यादा होती नहीं है इस चीज के ऊपर, क्वालिटी को एम्फेसाइज नहीं कर रही है टॉप मैनेजमेंट। वो बेसिकली नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स की बात करते हैं कि यार प्रोडक्शन इंक्रीज करो किसी भी तरीके से। तो शायद एक ये भी मेन फैक्टर है हमारा, और मेन लैकिंग है हमारे इंडस्ट्री की कि हम टॉप मैनेजमेंट हमारी इन्वॉल्व नहीं है इन चीज़ों में शायद, जिसकी वजह से शायद ये है। जी कंटिन्यू करें आप। जी सर बिल्कुल ऐसी है। अब लेकिन ये कि जैसे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आ रही है काफ़ी ज़्यादा, एकदम से बीच में अराउंड ये कोरोना आ गया, वरना अदरवाइज ये कि एक दो मैं अभी देखता हूँ, मतलब दो तीन महीने पहले अगर मैं बैक थोड़ा सा देखता हूँ अपने हालात को, तो काफ़ी ज़्यादा डिमांड रेज हुई है इन एवरी सेक्टर के, लीन के ऊपर काम कर रही है और सिक्स सिग्मा पे काम कर रही है, किसी टूल पे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। अभी रिसेंटली एक और भी बड़ा अच्छा एक सुनने में आया था गवर्नमेंट की तरफ से, बट नॉट फुली, अभी तक कोई अथेंटिकेशन नहीं है इसकी, कि गवर्नमेंट की तरफ से जो अनाउंसमेंट हो रही है पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से कि जितनी भी हमारे पास इंडस्ट्रियल सेक्टर है या कॉर्पोरेट सेक्टर है, वो मोस्टली जो है वो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम मतलब मैंडेटरी होगा उनके लिए। बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक कोई न्यूज़ रिलेटेड नहीं आई। ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर मैं मलेशिया की बात करता हूँ, ऑस्ट्रेलिया की या अदर कंट्रीज की बात करता हूँ, तो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो मैंडेटरी है। बाकी रिलेटेड टू लीन और बाकी प्रैक्टिसेस जो हैं वो फर्दर एंड फर्दर जो है उनके सिस्टम्स में आ रही है और बेहतरी की तरफ जा रहा है सिस्टम। जी सर। जैसे अगर हम अगर हम पूरी दुनिया को पूरी देखें दुनिया तो को जो भी आज मार्केट लीडर्स हैं वो बेसिकली क्वालिटी पे काम करके मार्केट लीडर बने हैं। तो ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए अब हमारी गवर्नमेंट की भी कि यार क्वालिटी को एम्फेसाइज करें, आप इसके ऊपर तवज्जो दें और सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट करें, तो मे बी फ्यूचर में हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। बिल्कुल सर, ऐसे ही है कि हम लोग अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो मेरा अपना स्कोप अच्छा स्कोप इस हवाले से था, और बॉक्स प्रिंट का भी स्कोप इस हवाले से ही है। हमारा जो फ्यूचर प्लानिंग है या हमारे जो टारगेट्स हैं आगे फ्यूचर के, कि हमने इंडस्ट्रीज को थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाना है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर अस, कि हम लोगों ने बहुत बड़ा टास्क है हमारे लिए, बहुत डिफिकल्ट टास्क है कि इस इंडस्ट्री के अंदर, इस सेक्टर के अंदर, इस कंट्री के अंदर क्वालिटी को एम्फेसाइज करना है, क्वालिटी को बूस्ट करना वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग। बट इंशाल्लाह हमारा प्लान है, जैसे हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें सोच रहे होते हैं टाइम बाय टाइम। अब हमने ये क्वारंटाइन सेशन का सोचा कि हम लोग क्वालिटी से क्वालिटी सर्किल में जितने भी लोग हैं सर, यू आर वन ऑफ द पार्ट ऑफ क्वालिटी सर्किल। हमारा जो क्वालिटी सर्किल है, जैसे नासिर साहब हैं सर, आप हैं और बहुत सारे अदर क्वालिटी हमारे जो है नेक्स्ट सेशंस के अंदर हमारे आ रहे हैं, हमारा मतलब प्लानिंग है। तो हम लोग इस तरीके से चाह रहे हैं कि हमारा जितना भी ये क्वालिटी सर्किल हो ये और स्ट्रांग हो, और हम आपस में आइडियाज शेयर कर सकें रिगार्डिंग क्वालिटी के क्या ओवरऑल चल रहा है। सर आपको मज़े की एक और बात बताऊं, अभी रिसेंटली आई एम वर्किंग विद दी वन ऑफ द हॉस्पिटल इन कराची। तो दे आर ऑल्सो मतलब दे आर वर्किंग ऑन लीन के ऊपर काम कर रहे हैं। क्वालिटी तो है उधर, सिस्टम्स हैं, लेकिन अब हॉस्पिटल भी अब आप देखें तो सर्विस सेक्टर भी जो है वो लीन के ऊपर और कंटिन्यू, लीन तो कुछ नहीं है, लीन तो हम कहते हैं वर्ड, क्योंकि काफ़ी लोग लीन समझते नहीं है कि व्हाट इज़ लीन, हम लोग दूसरा वर्ड यूज करते हैं कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट। तो कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की तरफ जो है वो अदर सेक्टर भी जो है पाकिस्तान के जा रहे हैं। अच्छा, तो इसमें मैं एक चीज़ ऐड एक चीज़ करूंगा ऐड सर, करूंगा सर। क्वालिटी बेसिकली जो है ये नाम है एक डिसिप्लिन का। तो
वी कैन नॉट इम्प्लीमेंट क्वालिटी विदाउट डिसिप्लिन। तो अगर लोग डिसिप्लिन की तरफ थोड़ा सा आ जाएं तो आई थिंक सो कि क्वालिटी खुद ब खुद इम्प्रूव होना शुरू होगी चीज़ों की। बिल्कुल सर, ऐसे ही है कि बेसिक चीज़ें हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल लोग, मैंने अभी रिसेंट एक स्टडी की जैसे उसके ऊपर, एक एक केस स्टडी के ऊपर, तो दे आर सेइंग कि हमें पूरा सिक्स सिग्मा इम्प्लीमेंट करने की किसी भी सिस्टम में बहुत ज़रूरत नहीं है। हम अगर खाली जस्ट वेस्टेज को कम कर दें, और लाइक सिक्स सिग्मा तो बहुत मतलब एक फार अवे, एक बियॉन्ड एक चीज़ है। अगर हम 7QC टूल ही जस्ट इम्प्लीमेंट कर दें और मुद्दा को ख़त्म कर दें अपने सिस्टम के अंदर, तो हमारा सिस्टम काफ़ी हद तक जो है वो इम्प्रूव हो सकता है सर। असल में इसमें एक इशू ये है कि जब हम चेंज करने की बात करते हैं ना, तो हम मास चेंज की बात कर रहे होते हैं, जबकि हमेशा सिस्टम में तब्दीली आती है छोटी छोटी चेंजेस से। जब छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं तो सिस्टम तब्दील होता है। ये लोग इसको इस तरह से करते हैं कि जैसे एकदम क्रेज आता है किसी चीज, यार मैं जो हूँ बस इम्प्रूव कर दूं चीज़ों को, तो वो इतनी बड़ी बड़ी चेंजेस का प्लान करके बैठ जाते हैं कि जो हो नहीं पाती जल्दी। तो कुछ ही अरसे बाद वो जो होते हैं वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और डिसहार्ट होकर बैठ जाते हैं कि यार ये तो हो ही नहीं सकता। तो एम्फेसाइज इस चीज़ पे किया जाए कि यार आप एकदम मास चेंज की तरफ ना जाएं, छोटी छोटी चीज़ें कल्चर को तब्दील करने की कोशिश करें, बिल्कुल सिंपली। आप जो है बिल्कुल छोटे छोटे से डिसिप्लिन लेके आए, चेक सिस्टम में लेके आए, डाटा गैदरिंग का तरीका कार लाएं, ताकि आपको सीवियरिटी का अंदाजा हो चीज़ों की। उसके बाद अगले स्टेप पे जाए, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो चीज़ें सही होंगी। अगर आप जैसे आपने अभी कहा कि यार सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट करना है, सारे टूल्स इंप्लीमेंट करने हैं, ये इतना आसान नहीं है, ये हो नहीं सकता, क्योंकि इसके साथ वो माइंड सेट नहीं होता जो कि एक क्वालिटी मैनेजर के या क्वालिटी प्रोफेशनल का होता है। तो कुछ थोड़े से टाइम में नए लोग इससे जो है जल्दी मायूस हो जाते हैं, कहते हैं नहीं यार ये तो बेकार की चीज़ें हो ही नहीं सकता, फुजूल में हम किस चक्करों में लग गए। तो लिहाजा जिनसे भी आपकी बात होती है, कोशिश ये करें कि छोटे छोटे स्टेप्स लें, छोटी छोटी चेंजेस लेके आए, तो एक टाइम आएगा खुद ब खुद एक बड़ा चेंज नजर आने लगेगा। बिल्कुल जी सर, सर। ऐसे ही है कि बिल्कुल स्टार्ट विद द स्मॉल थिंग, कि हम लोग जैसे बेसिक्स ही हमारी मतलब कमज़ोर होती हैं, कि हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल बिल्डिंग की जैसे नॉर्मल सी बात करते हैं, अगर बिल्डिंग की एक बेस ही अगर स्ट्रांग नहीं होगी तो हमारी बिल्डिंग भी जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर बनेगी। तो इसी तरीके से ये जो क्वालिटी सिस्टम्स हैं ये भी एक बेसिक्स से स्टार्ट होते हैं। बिल्कुल और स्मॉल अगर देख स्टार्ट रहे विद हैं ना, स्मॉल ये एक नेचर की रिक्वायरमेंट है। स्मॉल बिल्कुल स्टेप्स नेचर की रिक्वायरमेंट है। आप अगर किसी बच्चे को देखते हैं, न्यू बॉर्न बेबी, तो वो स्टार्ट होता है क्रॉलिंग करता है, फिर वो जो है घुटनों में चलता है, फिर वो खड़ा होता है, फिर वो दौड़ता है। हम चाहते हैं हम दौड़ना शुरू कर दें एकदम ही, तो वहां मामला खराब हो जाते हैं सारे। जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है कि हम लोग मतलब बेसिक्स है। तो ये चीज़ थी। और सेकेंडली बड़ी आपने अच्छी एक बात भी बीच में मतलब वो डाली है, मतलब ऐड की है इसमें, जो कि हमें नासिर साहब ने भी ये बात समझाई कि फर्स्ट अगर आपका फर्स्ट ऑफ ऑल सब चीज़ों के अंदर सबसे पहले जो आपका या क्वालिटी का या प्रोडक्शन का या जो भी हमारे सिस्टम के जो पार्ट्स मतलब जो पीपल्स होते हैं उनका माइंड सेट होना। अगर आपका माइंड सेट किसी भी इंडस्ट्री का है, जैसे वो तो टॉप मैनेजमेंट का तो माइंड सेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बट जो बेसिक मतलब जो टीम लीडर हैं या जो आपके जो ग्राउंड फ्लोर जो इंजीनियर्स होते हैं उनका माइंडसेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर माइंडसेट होगा तो देन वो कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट प्रोसेस की तरफ जाएंगे, वरना अदरवाइज एक है उनका अगर माइंडसेट ही एक किस्म से बना हुआ कि नहीं यार हम लोगों ने वी फोकस ऑन क्वालिटी क्वांटिटी नॉट क्वालिटी, हमें क्वालिटी नहीं चाहिए, हमें क्वांटिटी चाहिए, तो इस तरीके से फिर एरर्स आने शुरू हो जाते हैं। लाइक सर अभी एक मज़े की बात बताऊं आपको, एक मज़े की एक मतलब एक शेयर करता हूँ केस स्टडी जो मतलब मैं स्टडी कर रहा हूँ आपके साथ। मतलब एक चिन्योट जनरल हॉस्पिटल है कुरंगी के में, वो लोग अभी रिसेंटली लीन के ऊपर काम कर रहे हैं। और एक बुरहानी हॉस्पिटल है नॉर्थ नाजिबाबाद में, तो वो लोग भी जो है अभी लीन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो अभी रिसेंटली कोरोना की वजह से सारी जो डिस्टर्बेंस हुई है, तो हॉस्पिटल के अंदर भी जो है वो बहुत उन्होंने कहा है कि अभी स्टॉप करें, अभी उसके बाद आफ्टर ये कोरोना निकले उसके बाद पे, क्योंकि वो ऑपरेशंस हॉस्पिटल के अदर ऑपरेशंस भी जो है वो अब हम लोग न्यूज़ पे देख रहे हैं, कोरोना की वजह से फैक्ट्री हैं वो क्लोज हो गए हैं, ओपीडीज वगैरह सारी। तो सर इसी तरीके से ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सिस्टम की बात करते हैं तो हॉस्पिटल के अंदर मैं आपको मज़े की बात बताऊँ कि जितने ज़्यादा हॉस्पिटल के अंदर लोग आना शुरू हो जाएंगे और इनडिसिप्लिन होना शुरू हो जाएगा, मुदा होना शुरू हो जाएगा, तो उतने ज़्यादा मेडिकल एरर भी होने शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल एक नर्स जो है वो अगर फॉर एग्जांपल 5 पेशेंट्स को देख रही है, या वार्ड पर एक पेशेंट को मतलब एक 5 पेशेंट्स को देख रहा है और बहुत अच्छे तरीके से देख रहा है, इससे क्वालिटी ठीक है। अगर तो वो उसके पास 10 पेशेंट्स और उसके पास आ जाते हैं
और मतलब उसकी शिफ्ट भी अगर आगे पीछे हुई हुई है और शिफ्ट मतलब शिफ्ट से ऊपर काम कर रहा है, तो मेडिकल एरर आने के चांसेस हो सकते हैं, डेथ होने के चांसेस हो अच्छा, सकते हैं। इसमें एक और चीज मैं ऐड करूंगा सर। इसमें होता ये है कि अगर आप कुछ ना करें, सिर्फ कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी जो टूल है, इसको एक बार थोड़ा सा ये काम शुरू करने से पहले स्टडी कर लेना कि जिसके जो एलिमेंट्स हैं, प्रिवेंटिव कॉस्ट कितनी आ रही है आपकी, अप्रेजल कॉस्ट आपकी क्या है, आपके मार्केट फेलियर की कॉस्ट क्या है, आपके रिजेक्शन और स्क्रैप की कॉस्ट क्या है। सिर्फ ये देख लें तो मैं बता रहा हूँ कि प्रिवेंटिव कॉस्ट अगर किसी भी चीज की 2% 5% है, तो उसकी फेलियर कॉज जो मोर देन 50% होती है, या शायद इससे भी ज्यादा हो जाती है। तो जिस तरह आपने बात की मेडिकल इसकी हॉस्पिटल की और कॉन्वेंट से रिलेट कर रहे हैं, तो कुछ ना करें, सिर्फ ये सबसे पहले प्लान करें कि यार हमारे कितने लोग कितने लोगों को देखेंगे, सही है, उस पर फेलियर कितने हो जाएंगे। एक अजम्पशन करें, प्रेडिक्टेबल डाटा, जैसे कि अभी आपने कहा कि यार अगर एक नर्स 5 लोगों को देखती है, अगर वही 10 लोगों को देखना शुरू कर दे, तो अगर मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ, अगर वो उसने 10 चेक पॉइंट्स उसने बनाए हुए हैं उस पेशेंट को चेक करने के, तो मे बी अगर वो 5 पेशेंट्स को 10 चेक पॉइंट चेक करती है, तो हो सकता है 10 अगर कर दे तो फिर वो 5 चेक करना शुरू कर देगी। तो रिमेनिंग 5 जो मिस करेगी वो डेफिनेटली मार्केट कंप्लेंट है एक तरह की, क्योंकि वो पेशेंट जाएगा और फिर आ जाएगा उसी प्रॉब्लम में वापस। तो उसका हुआ क्या है कि आप मजीद स्प्रेड कर रहे हैं, चीजों को खराब कर रहे हैं। तो इससे बेहतर ये नहीं है कि अप्रेजल कॉस्ट जो है, जो स्टार्ट की है, उस पर आप एक की जगह 2 नर्सेज लगा के शुरू में डाटा लेके देखेंगे होता क्या है। यानी कि जिस तरह से हम प्रोडक्शन की लाइन बैलेंसिंग करते हैं ना, यहाँ पे हमें वो अप्रोच लेनी पड़ेगी, यार कितने लोगों पे कितने लोग होने चाहिए, तब शायद सेटअप बन सके। अगर हम ऐसे ही आइडिया से लगा देंगे नहीं यार इतने लोग देख लेंगे, तो जस्ट वो फिर वही वाली बात हो जाएगी एक ट्रेडिशनल अप्रोच की कि यार मुझे तो आउटपुट चाहिए भाई, एक दिन में 5,000 टेस्ट चाहिए, वो कितने खराब हो रहे हैं कितने सही हो रहे हैं ये कोई पूछने वाला नहीं है। असल में सही जो टेस्ट का प्रोसीजर है वो फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर मिसाल के तौर पर आप 5,000 टेस्ट करते हो, उनमें 2,500 टेस्ट ऐसे होते हैं प्रोसीजर प्रॉपर्ली फॉलो ही नहीं हुआ। एसओपी इसका बनाया हुआ है टेस्ट करने के लिए आपने पेशेंट को किस तरह बैठाना है, किस तरह से वो किट लेनी है, किस तरह उसको पास ऑन करनी है, किस तरह से उसको निकालना है, किस तरह से उसको महफूज करना है, किस तरह से उसको भेजना है। अगर ये कोई प्रोसीजर उस तरह से नहीं बना हुआ तो डेफिनेटली गलती के चांसेस हैं फिर वहां पर। तो फिर यही होगा कि 5,000 टेस्ट कर रहे हैं जिनमें 5 के 5,000 पॉजिटिव आ गए, या कई 5 के 5,000 नेगेटिव आ गए, या कभी कुछ आ गए, तो फिर होगा क्या, आपकी क्रेडिबिलिटी चली जाती है किटों के ऊपर, यार किट ही सही नहीं थी या क्या। तो आप ये देखिए वो आदमी कितना ट्रेंड है जो इस पर काम कर रहा था। तो बहुत सारी चीजें हैं, अगर हम अपनी टेस्टिंग फैसिलिटी पाकिस्तान में बढ़ाना चाहते हैं तो हमें उसके साथ साथ ट्रेनिंग फैसिलिटी भी बढ़ानी पड़ेगी उसी रेशो में। नहीं तो होगा ये कि टेस्टिंग फैसिलिटी तो आगे बढ़ जाएगी, वहां बैठ के मैं भी टेस्ट कर रहा हूँ और आप भी टेस्ट कर रहे हो जिनका मेडिकल से कोई ताल्लुक नहीं है, और सब कबाड़ा कर देंगे पूरा सिस्टम का। तो इस तरह से थोड़ा सा देखना होगा चीजों को। जी सर आप अच्छा, हमारे पास लाइव क्वेश्चन आंसर भी अभी स्टार्ट हुए हैं वे, तो अभी एक क्वेश्चन आएगा हमारे पास, अभी स्क्रीन पे नीचे आपके आएगा, तो उसका सर आप आंसर प्लीज दीजिएगा, क्या चीज़ है। जी सर। सर बेसिकली ये पूछा है इन्होंने। मेरे पास तो अभी तक कुछ आया नहीं यार। अच्छा, चलो मैं आपको रीड करके बता देता हूँ। इज द स्कोप ऑफ क्वालिटी, और इनका कंसर्न है जॉब से, इज इट हार्म ड्यू टू ऑटोमेशन। क्या ऑटोमेशन की वजह से क्वालिटी का जो स्कोप है या जो क्वालिटी पे लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, काम करते हैं, उनका जो जॉब का जो सिनेरियो है वो मुश्किल में है, खतरे में है या नहीं है ऐसा? नहीं, कोई नहीं है। उसकी वजह ये है कि आप उस पर बात कर रहे हैं, अगर हम फ्लोर लेवल की बात करेंगे जहाँ पे पहले 2 वर्कर काम करते थे, वहां पे एक ऑटोमेटेड मशीन लगा दी गई और उसने जो है डिफेक्ट 0 डिफेक्ट कर दिया। शायद ये उस सिनेरियो में पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि यार जितना ऑटोमेशन बढ़ाएंगे उतनी क्वालिटी तो इम्प्रूव होगी, लेकिन जॉब का स्कोप लोगों का कम होता जाएगा क्वालिटी वालों का। तो वो इंस्पेक्शन कम हो सकती है, लेकिन अगर आप इसी क्वालिटी एश्योरेंस के सिनेरियो में देखते हैं तो वो तो वैसे इंस्पेक्शन की मुखालफत करता है क्वालिटी एश्योरेंस। वो तो कहता है ऑडिट बेस्ड है कि सिस्टम को सक्सेसफुल चेक सिस्टम बनाओ, सिस्टम सेल्फ चेक होना चाहिए, इंस्पेक्शन की जरूरत ही ना हो। तो
वहां पे आके ये सवाल खत्म हो जाता है कि यार अगर हम ऑटोमेशन की तरफ जाएंगे तो क्वालिटी का स्कोप कम हो जाएगा, ऐसी कोई चीज नहीं है। ओके सर, सही है। ओके तो सर मैं रिलेटेड टू सर वही दोबारा हम वापस आए तो सर एक्चुअली यही है कि रिसेंटली हम लोगों ने, मैंने जो हॉस्पिटल में काम किया, एक छोटी सी और शेयर करूँगा आपके साथ। तो कैनुलेशन प्रोसेस होता है कि जैसे आपने बताया टेस्टिंग किट है और इस तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर हम एनालिसिस इसी तरीके से, जैसे आपका जो पॉइंट था कि ये वाला एनालिसिस जो है वो डायरेक्टली जा रहा है इस पे कोरोना पे भी जाते हैं, या हम लोग का सिस्टम जो है वो इस तरीके से कहा जा रहा है कि कोलैप्स हो जाएगा या इस टाइप का, तो ये वाले चांसेस भी मेडिकल एरर के अंदर बहुत है। मुद्दा बहुत ज़्यादा हो रहा है, अभी भी हो रहा है मुद्दा कि हम लोग बात करें, वेस्टेजेस बहुत ज़्यादा हो रही हैं ड्यू टू कोरोना वायरस। क्योंकि अभी विद इन 2 और 3 डेज मैं मेरा एक वन ऑफ माई फ्रेंड जो कि वो मतलब वो फ्रंट लाइन ऑफिसर है इन इंडस हॉस्पिटल, कोरोना के ऊपर काम कर रहा है। तो वही कह रहा है कि यार इतने ज़्यादा मतलब 36 आवर वो लोग जॉब कर रहे हैं और 36 आवर वो लोग रेस्ट कर रहे हैं। जब 36 आवर एक बंदा जॉब करेगा और 2 और 3 आवर्स की नैप लेगा तो उसके जो मेडिकल चांसेस हैं वो एरर हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अगर किसी को डोज कुछ और देनी है, फॉर एग्जांपल 5 ml की डोज देनी है और गलती से उसने 10 ml की डोज दे दी तो ऑटोमेटिकली बंदा जो है एक्सपायर हो सकता है। तो मेडिकल एरर आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं इसके अंदर, ये चीज़ें। तो हम लोग अगर रेट करते हैं इसको कि लाइक कि क्या किस रेट पे है ये मेडिकल और क्या कहते हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अराउंड 6 से 8 सिग्मा के ऊपर काम कर रही होती हैं। और जो कि अभी पाकिस्तान के अंदर जस्ट एक ही या दो अभी हॉस्पिटल्स हैं जो कि काम कर रहे हैं, अदरवाइज जो बाकी हॉस्पिटल्स हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा पीछे हैं। जो कि आगा खान हॉस्पिटल है वन ऑफ देम, और दूसरा भी रिसेंटली देयर टेक दी लाहौर का जो शौकत खान हॉस्पिटल है। इन दोनों ने अभी तक सर्टिफिकेशन दी है और प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं। बाकी जो सर हॉस्पिटल्स इसमें हैं एक चीज मैं ऐड करूंगा। एक ठीक है, एरर के चांसेस हैं, होना चाहिए कि यार प्रॉपरली नैप भी उनको मिले, आराम मिले, क्योंकि परफॉर्मेंस डेफिनेटली खराब होती है जब आप एक्स्ट्रा वर्क आवर्स देते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर। लेकिन इसमें एक चीज ये है कि अगेन वही कि आपने कोई सिस्टमेटिक प्रोसीजर अगर बनाया हुआ है और उस एसओपी को 100% फॉलो करते हैं एज अ बाइबल, तो एरर का चांस कुछ थोड़ा बहुत रिड्यूस हो सकता है इस सूरत में। लेकिन प्रोसेस को फिर 100% फॉलो करना होगा कि अगर किसी पेशेंट को एंटरटेन करने में 10 मिनट लगते हैं तो फिर 10 मिनट आपने लगाने हैं। ये नहीं होगा कि आप उसको 5 मिनट में जल्दी जल्दी करके रिलीज कर दें, क्योंकि अगर आप टाइम बचाने की कोशिश करेंगे ना कि इस टाइम में मैं 2 पेशेंट देख सकता हूँ, तो डेफिनेटली आप गलती तो करेंगे, क्योंकि एक तो आप ऑलरेडी थके हुए बहुत ज्यादा होंगे, प्रोसेस को आप फॉलो नहीं कर रहे होंगे, तो गलती तो हो जाएगी फिर उसमें। देखिए जिस तरह जैपनीज है ना, कि हमने जैपनीज से ये सीखा कि यार एक जापानी अगर किसी प्रोसेस पे खड़ा होता है, भले से वो 30 साल से वही प्रोसेस कर रहा हो, वो उस पर काम कर रहा हो, लेकिन वो रोज सुबह उसकी वर्क इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ता है एक बार कि मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे इसको ट्रीट कैसे करना है इस सिस्टम को। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये बड़ा मसला है कि हम अपने आप को एक्सपर्ट समझने शुरू कर देते हैं थोड़ी सी देर के बाद। कुछ हम काम करते हैं और 15-20 इवेंट्स के बाद, शॉर्ट्स के बाद हम कहते हैं अब तो हम पता चल गया, तो अब हम वर्क इंस्ट्रक्शन की तरफ, उन स्टेप्स की तरफ देखते ही नहीं है। तो वो एक बड़ा चांस ऑफ एरर होता है हमेशा। तो इसलिए हम इस चीज को जरूर रिस्ट्रिक्ट करें कि यार एसओपी को तो 100% फॉलो करना है। अगर आप जो है थके हुए ज्यादा है तो आप कुछ ना कुछ ऐसा सेटअप बनाए कि हर 3 घंटे बाद आपने एक बार रिव्यू जरूर करना है एसओपी को। अगर लोगों की टीम काम कर रही है तो 5 आदमियों को तो एक आदमी पढ़ के सुनाए कि हमने ट्रीट कैसे करना होता है पेशेंट को, ताकि वो चीज रिकॉल रहे उनके दिमागों में, तो शायद इसके जरिए से फिर हम कुछ कर सकें। अच्छा सर, हमारे जी सॉरी सरोज, आपने कुछ बोला? एक क्वेश्चन कमेंट आया। अच्छा ठीक है, ओके सर। ये पूछे सर, नजर आ रहा है क्वेश्चन आपको? जी शेयर स्लाइड ऑफ टॉपिक। Actually, he is asking about the bell curve of the Six Sigma. I think he want to learn or ask about the divisions. इस Six Sigma में basically जो हम divide करते हैं 6 हिस्सों में, वो किस तरह से, I think get confused with the concept of the Six Sigma that is spread of the bell curve. Expand when the sigma increases. Shared light of the, ठीक है, देखिए ना, जो क्लोज
क्लोज टू द मीन जो भी होगी चीज बेसिकली वो 6 सिग्मा में आएगी। अगर हम सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन को देखें बेल कर्व के अंदर तो वो ±3 सिग्मा की बात कर रहा होता है। 6 सिग्मा में हम क्या करते हैं, 6 सिग्मा में बेसिकली हम उसको ±3 को ±6 कर देते हैं सेम स्पेसिफिकेशन के अंदर। ये तो पानी दीजिएगा मुझे जी, सॉरी। तो नॉर्मली 6 सिग्मा में लोग बेल कर्व को देख के परेशान होते हैं कि यार ये है किस तरह से। ये बिल्कुल इसी तरह से है कि अगर हम कंट्रोल चार्ट को लेते हैं और उसकी लिमिट्स को बढ़ा देते हैं, 6 स्टैंडर्ड डेविएशन पे जाते हैं। जैसे नॉर्मली हम कंट्रोल चार्ट की 3 लिमिट्स रखते हैं, जो उसके जोन्स बनाते हैं ABC के, अगर हम उसको 6 पे डिवाइड कर दें तो समझे वही एक तरह का 6 सिग्मा है। अच्छा, एक और चीज क्या है कि 6 सिग्मा में बेसिकली हम जो बात करते हैं, हम डिफेक्ट की बात करते हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द डिफेक्टिव। डिफेक्ट क्या है हमें इसको समझना सबसे पहले जरूरी है। डिफेक्ट क्या होता है कि अगर मिसाल के तौर पर मेरे पास एक कंप्यूटर का माउस है, मिसाल के तौर पर ये एक माउस है, अगर इसमें कोई खराबी आ जाती है तो ये एक डिफेक्टिव है जिसको कि हम PPM पे कैलकुलेट कर सकते हैं, पार्ट पर मिलियन। सर अगर हम फ्रिज की एग्जांपल दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा सर। इसकी फ्रिज की रेफ्रिजरेटर। ठीक है। अगर हम रेफ्रिजरेटर की एग्जांपल देते हैं तो मिसाल के तौर पे एक रेफ्रिजरेटर है और अगर हम उसके मेन CTQs बना लें कि यार रेफ्रिजरेटर अगर कूलिंग ना करे तो वो डिफेक्टिव है, सही है। लेकिन जिस वक्त वो प्रोडक्शन में होता है तो एक नई प्रोडक्ट का कलर, उसकी अपीयरेंस, उसकी कूलिंग, उसकी फंक्शनैलिटी, की ड्यूरेबिलिटी, क्योंकि एक डायमेंशन ऑफ क्वालिटी में तमाम चीजें आ रही होती हैं, तो हम करते हैं क्या है कि उसके CTQs बना लेते हैं बहुत सारे। उनमें से कोई एक भी फेलियर होता है तो इट मीन्स कि वो एक डिफेक्ट कंसिडर किया जाएगा। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि एक रेफ्रिजरेटर है तो डिफेक्टिव तो एक है, लेकिन मे बी उसके ऊपर स्क्रैचेस भी पड़े हों, उसकी कूलिंग भी लो हो, उसकी लाइट भी ना जल रही हो, वो जिस सरफेस पे उसको रखा गया वो हिलजुल भी हो रही है, थोड़ी सी प्रॉपर सीट भी ना हो, तो इसका मतलब उसमें 4 डिफेक्ट हो गए। तो जिस वक्त किसी भी चीज के डिफेक्ट की हम बात करते हैं तो हम उस पर देखते हैं नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज कितनी है उस पार्ट के अंदर। जैसे रेफ्रिजरेटर को अगर मैं लेता हूँ तो रेफ्रिजरेटर के अंदर वो तमाम अपॉर्चुनिटीज कंसिडर की जाएंगी जो कि उसके फेलियर का सबब बन सकती हैं। मिसाल के तौर पर अगर उसका कलर सही ना हो, उस पर स्क्रैचेस है तो कस्टमर उसको नहीं खरीदेगा, उसका फेलियर है। कूलिंग लाइट है तो कस्टमर उसको नहीं खरीदेगा, उसने करंट मारना शुरू कर दिया, कस्टमर नहीं खरीदेगा उसको। तो उसके अगर हम 10 CTQs बना लेते हैं, क्रिटिकल टू क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, तो बेसिकली वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे नंबर ऑफ डिफेक्ट्स से और फिर वो डिवाइड होंगे टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्शन से। तो उसके बाद जो नंबर निकलेगा उसे हम कहेंगे डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज, DPMO। जब DPMO हम निकालने में कामयाब हो जाएंगे उससे हम 6 सिग्मा को कैलकुलेट करेंगे कि अब ये सिग्मा लेवल क्या है इसका। तो इसका बाकायदा एक टेबल होता है कि जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं जो हूँ 10 रेफ्रिजरेटर्स बनाता हूँ और उनमें से एक मेरा रेफ्रिजरेटर जो है खराब हो जाता है, खराब है। अब 10 रेफ्रिजरेटर में एक रेफ्रिजरेटर खराब हो गया, उसके CTQ कितने थे मेरे? 10 थे। तो 10 डिवाइडेड बाय 10, सही है। तो इस पे जो भी नंबर हमारे पास आएगा उसके बाद वो आगे नंबर हमारा 0.1, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 मिलियन से। जब हम 1 मिलियन से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डिफेक्ट पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज एक नंबर आ जाएगा। जब हम उसको सिग्मा टेबल में जाके देखेंगे तो वो हमें एक्चुअली बताएगा कि हमारा प्रोडक्ट किस सिग्मा लेवल पे काम कर रहा है, किस सिग्मा पे। तो बेसिकली 6 सिग्मा मेथोडोलॉजी तो ये है। अब इसी में जब हम 6 सिग्मा प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो उसका बेसिकली उसकी मेथोडोलॉजी, डायनामिक मेथोडोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट है कि हम एक प्रोजेक्ट लेते हैं जिसमें हम प्रोजेक्ट चार्टर बनाते हैं। तो डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव एंड कंट्रोल 5 फेज का एक प्रोसेस होता है जिसमें कि हम अपने प्रोडक्ट को या सर्विस को डिफाइन करते हैं पहले। तो जो हमारी प्रॉब्लम है क्या, उसको हम प्रोजेक्ट चार्टर के थ्रू होता है जिसमें कि हम तमाम चीज़ें पहले से डाल देते हैं। प्रोजेक्ट चार्टर जो है ये एक तरह का हमारा बाइबल होता है कि हम उसके जरिए से अंदाजा करते हैं कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। और नॉर्मली 6 सिग्मा प्रोजेक्ट जो हैं ये बनते हैं जिसमें अच्छी सेविंग आपको मिल रही होती है, कुछ ज़्यादा डिफेक्ट प्रॉब्लम्स होती हैं। प्रोजेक्ट चार्टर बनाने के बाद फिर आप जो उसी डिफाइन फेज में अगेन फिर 7QC टूल्स पे चलेगा, उसका डाटा गैदर कर रहा है, उस पर एनालिसिस कर रहा है, उसकी एक्चुअल कंडीशन निकाल रहा है, गैप एनालिसिस कर रहा है उस पर, सही है। डिफाइन करके निकाला, उसको मेजर किया। जब मेजर आप कर लेते हैं एनालाइज फेज में, गैप एनालिसिस करते हैं, देन फिर आप इम्प्रूव करने की
पोजीशन में आ जाते हैं, जब आपको पता चल जाता है कि एक्चुअली आप वेयर यू आर एंड वेयर यू वांट टू गो, आप अभी कहाँ हैं और आपने जाना किधर है, उसके बाद आप ये जो है चीजों को इम्प्रूव करते हो। इस तरह सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट बनता है पूरा का पूरा। जिस तरह आपने बेल कर्व की बात की, तो बेल कर्व बेसिकली हमें बताता है कि हम कितना क्लोज टू मीन है, हमारा प्रोसेस जो है वो शिफ्ट तो नहीं हो जा रहा, या हमारा प्रोसेस में वेरिएबिलिटी तो नहीं हो रही बहुत ज्यादा। अगर मैं कह दूं कि यार किसी भी प्रोसेस में या दो चीजें होती है, एक होती है वॉइस ऑफ कस्टमर और एक होती है वॉइस ऑफ प्रोसेस। वॉइस ऑफ कस्टमर क्या है, हमारी स्पेसिफिकेशन लिमिट्स होती है किसी भी प्रोसेस की, सही है, जो कि टॉलरेंस जिसे हम कहते हैं। जबकि वॉइस ऑफ प्रोसेस क्या होता है, वो होता है जो कि हम सेट करते हैं उसकी स्पेसिफिकेशन लिमिट्स, कि हमें इन लिमिट्स में रहते हुए काम करना है। हमेशा वॉइस ऑफ प्रोसेस जो है वो वॉइस ऑफ कस्टमर की अम्ब्रेला में, उसके अंडर में आएगा, कभी भी उससे बाहर नहीं होगा, नहीं तो आप अचीव नहीं कर सकेंगे अपने टारगेट्स को। तो इसीलिए क्लोज टू मीन रखा जाता है चीजों को। तो बेसिकली ये मेथोडोलॉजी है सिंपल फिलॉसफी सिक्स सिग्मा की। जी सर, इसमें कुछ ऐड करेंगे आप? जी सर, बिल्कुल ऐसे ही है सर, बिल्कुल आपने सही कहा, ऐसे ही है सर। अच्छा सर, काफ़ी टाइम हो रहा है सर, आपसे कल थोड़ा टाइम लेना था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने एक्सटेंड कर दिया टाइम को, क्योंकि मज़ा आ रहा था डिस्कशन में, काफ़ी चीज़ें लर्निंग हो रही है, सीखने को मिल रहा है काफ़ी चीज़ें आपसे जो है। तो अच्छा सर, ये चीज़ तो हो गई। अब सेकेंडली सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सर हमारे जूनियर्स और यंगस्टर जो हमारे अभी रिसेंटली में जो हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, वन ऑफ देम सरोश ऑल्सो है, जो कि आपका एक दफ़ा सेशन भी इन्होंने अटेंड कर चुके हैं सिक्स सिग्मा बेसिक्स के ऊपर। तो सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, मतलब हमारे जो यंग इंजीनियर्स आ रहे हैं, टुवर्ड क्वालिटी, टुवर्ड इम्प्रूवमेंट, टुवर्ड मतलब लाइक सिस्टम इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, या हम लोग ऑपरेशनल एक्सलेंस की बात करते हैं, तो सर आप क्या छोटा सा अपना एक देंगे? इसमें भी मैं अगेन वही जापानीज फिलॉसफी को रेफर करूंगा। 5S का नाम आप लोगों ने सुना होगा। 5S में पहले 3S तो जो है सैरी सेटो सेसो, यानी कि जिसमें कि हम स्ट्रेटनिंग करते हैं, जिसमें हम जो है क्लीनिंग करते हैं चीज़ों की और उसको अलग अलग करते हैं। तो जो चौथा स्टेप है वो है सस्टेनेबिलिटी। बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, तो हमें सबसे पहले अपने आप को स्टेबल करने की जरूरत है। हमें कोई भी काम कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को हम इम्प्रूवमेंट की तरफ अगर लेके जाना चाहते हैं, तो हमें उसमें अपने सस्टेनेबिलिटी लेके आनी पड़ेगी अपने अंदर। वो भले डाटा गैदरिंग हो, वो हमें भले कोई एनालिसिस हो या कोई भी चीज़ हो, क्योंकि जब तक सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी आपके सिस्टम के अंदर, आपकी तबीयत में परसिस्टेंस नहीं होगी, आप फौरी फैसले अगर चीज़ों पे कर रहे होगे तो कभी इंप्रूव नहीं कर पाओगे। क्वालिटी की भी रिक्वायरमेंट यही होती है कि जब भी आप कोई डाटा गैदर करते हैं तो सबसे पहले आपको उसको एनालाइज करने के लिए थोड़ा सब्र करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि रिजल्ट क्या आ रहा है। आप फौरी तौर पे कंक्लूजन पे जंप नहीं कर जाते, आप फौरी तौर पे कोई फैसला नहीं करते, आप स्टडी करते हैं थोड़ी सी, उसके बाद आप आगे जाते हैं। तो मैं यंगस्टर को यही मशवरा दूंगा कि किसी भी प्रोसेस में काम करें तो फौरन कंक्लूजन पे जंप ना करें, सबसे पहले स्टडी करें, चीज़ों को देखें, उसके तमाम ऑप्शंस पे गौर करें, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाएं, ताकि उन्हें ये ना हो अगले स्टेप पे जाके कि यार ये चीज़ तो पीछे मिस कर गए और वहां पर पीछे जाने का रास्ता भी नहीं रहा। तो आगे जरूर बढ़े थोड़ा सा टाइम लेके, क्योंकि ये याद रखें कि हमेशा प्लानिंग जो होती है उसमें ज़्यादा टाइम होता है और एग्जीक्यूशन हमेशा कम टाइम लेती है। कभी भी जिन लोगों की प्लानिंग कम टाइम की होती है, हमेशा उनकी एग्जीक्यूशन बहुत लंबी हो जाती है और वो कभी भी फ्लॉलेस नहीं होती, प्रॉब्लम ही रहती है उस एग्जीक्यूशन में। ज़्यादा प्लानिंग को लंबा करें, एग्जीक्यूशन खुद ब खुद स्मूथ हो जाएगी चीज़ों की। थैंक यू। बिल्कुल सर हमारे पास एक कमेंट है, क्वेश्चन है बेसिकली। वही वाली बात आ गई जो मैंने अभी लास्ट में कहा कि सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट फेल क्यों हो जाते हैं इंडस्ट्री के अंदर। इसमें सबसे पहले जो मैंने बात की, सबसे पहले है माइंडसेट, टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट, एंड देन यही परसिस्टेंस के कितना आप चीज़ों को लेके चल सकते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल क्या है। नॉर्मली सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट जब हम करने बैठते हैं तो हम समझते ये हैं कि यार हम सब कुछ जानते हैं, ऐसा नहीं होता। हर चीज़ में हमें एक्सपर्ट्स को लेना पड़ता है। जिस वक्त हम कोई एनालिसिस करते हैं तो हमें किसी एक्सपर्ट की हेल्प चाहिए होती है, भले से हम अपने प्रोसेस में बहुत ज़्यादा जानते हो चीज़ों को, हमें बहुत अच्छी नो हाउ अंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन हो सकता है कि जो एक प्रोसेस उसको एक एनालिसिस उसको एक स्किल है, तो मे बी कि वो आपकी इतनी अच्छी ना हो जिसकी वजह से आप उन पॉइंट्स तक ना पहुंच पाए जो कि आपको रिजल्ट दे सकें और आपके प्रोजेक्ट को कामयाब कर सकें। तो लिहाजा इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जिस वक्त भी कोई प्रोजेक्ट करें, अगेन प्लानिंग अच्छी करें, एक्सपर्ट्स को शामिल करें उसमें, उसके बाद
आप आगे बढ़ेंगे डेफिनेटली उसके रिजल्ट आएंगे। और फिर टॉप मैनेजमेंट की कमिटमेंट तो बहुत जरूरी है, उसके बगैर काम नहीं हो पाएगा। अच्छा सर, इसमें ये कि सर मैं इसमें एक वैसी ऐड करूँ, मतलब लाइक यू कैन से दैट कि मैं अगर नॉट रिलेटेड टू इंडस्ट्री, अगर मैं घर की ही बात करूँ तो हम लोग जो है वो बड़े बुजुर्गों से चीज़ों को पूछते हैं कि सर कैसे करना चाहिए, मशवरा लेते हैं। तो इसी तरीके से हमें भी एक थोड़ा सा जो है वो आइडिया लेना चाहिए। और सस्टेनेबिलिटी की जैसे आपने बात करी, आजकल जो यंगस्टर आ रहे हैं, मैं आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ, के मुस्तकिल मिजाजी बहुत कम है ठीक है, मुस्तकिल मिजाजी बिल्कुल बिल्कुल है ही बिल्कुल नहीं कि भाई आगे आने वाले वक्त तो सरोज भी आ रहा है इंशाल्लाह फील्ड के अंदर नेक्स्ट के अंदर, तो इनकी इसके लिए भी और बहुत सारे अदर जो हमारे इंजीनियर्स आ रहे हैं आगे फ्यूचर के अंदर, और जो जी प्रोफेशनल्स हैं, जी जो हमारे यंगस्टर्स हैं, तो उनके लिए भी ये है कि कम से कम एक जॉब के अंदर, मतलब जॉब रिलेटेड करना है, जॉब से रिलेटेड तो तकरीबन 2 से 3 साल कम से कम जॉब एक जगह पे टिक के करें, और उस सिस्टम को देखें। ये नहीं करें कि नहीं यार हो नहीं रहा, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आपको फेस होंगी, तो जैसे होता है कि प्रॉब्लम इज इक्वल्स टू अपॉर्चुनिटी, जैसे आपने बताया, तो जितनी प्रॉब्लम इनको फेस होंगी उतनी अपॉर्चुनिटी होगी, उतने ही इनको एक्सपीरियंस मिलेगा हाउ टू डील विद द पीपल एंड हाउ टू डील विद द प्रोसेस एंड ऑल दैट। क्या कहते हैं सर इसमें आप? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। और इसमें बेसिकली मैं यही चीज ऐड करूंगा कि जिस वक्त आपको प्रॉब्लम ज्यादा आ रही होती है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप बहुत अच्छी डीप ड्रिलिंग कर रहे हैं। क्योंकि जब आप डीप ड्रिलिंग करते हैं तो प्रॉब्लम्स आपके सामने आती हैं, अदरवाइज आप ऊपर ऊपर से निकल जाएं तो प्रॉब्लम आपको नजर नहीं आती। तो वही टाइम होता है कि उस वक्त आपको फैसला करना होता है मुझे प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है या छोड़ देना है। तो मोस्टली लोग उसको छोड़ देते हैं, प्रॉब्लम बहुत आ रही है। अगर आप उन प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी बना के उसको सॉल्व करना शुरू कर दें तो मे बी प्रोजेक्ट जो आपने सोचा था उससे लाख गुना अच्छा हो जाए आपका। सर लाइक यू कैन से दैट जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन के साथ लड़ाई होगी तो उतनी ज़्यादा बिल्कुल जो है वो बिल्कुल क्वालिटी इंप्रूव होगी, वरना तो आप क्वांटिटी प्रोड्यूस करें तो क्वालिटी प्रोड्यूस नहीं करें। चलें सर, बिल्कुल थैंक ऐसे यू ही सो मच सर, आपने हमें टाइम दिया, काफ़ी ज़्यादा आपसे टाइम ले लिया आपका, तो बहुत शुक्रिया थैंक यू बहुत फॉर योर शुक्रिया टाइम साहब। सर। बिल्कुल सर, कि इंशाल्लाह सर आगे जो है वो नेक्स्ट वीक में आने वाले वक्त में आपसे एक और सेशन भी कराएंगे, बड़ा मज़ा ओके आया नो था प्रॉब्लम, आपसे आई बात एम करके। अवेलेबल एवरी टाइम। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम सर। थैंक यू थैंक यू। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। over to you.